हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण। अब कई विद्वान इसको क्रांति कहते हैं, तो कई इतिहासकार इसको बोलते हैं कि एक क्रांति नहीं, विद्रोह है। कोई इतिहासकार सैनिक विद्रोह कहता है, कोई स्वतंत्रता संग्राम कहता है। अब इस चीज़ की चर्चा हम लोग अलग पार्ट में करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्रांति के स्वरूप में इस बात की चर्चा करेंगे कि ये क्रांति है, विद्रोह है, या सैनिक विद्रोह है, या क्या है। फिलहाल यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1857 की क्रांति के कारणों पर फोकस करेंगे। और 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, सैनिक कारण हो गया, और एक तात्कालिक कारण भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आएगा। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो आपको सारे कारण लिखने पड़ेंगे, अगर दीर्घ पूछता है। अगर लघु उत्तरीय पूछता है तो हो सकता है आपसे दो कारण पूछ ले, जैसे 1857 की क्रांति के राजनीतिक और प्रशासनिक कारण बताइए, या धार्मिक और सामाजिक कारण बताइए। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। 1857 के विद्रोह के कारण सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण देखिए, 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था। प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या था। देखिए, वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। इससे जो भारतीय शासक थे, देसी रियासतों के जो राजा थे, वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे। क्योंकि होता क्या था, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि जो भी राजा स्वीकार करता था उसको अपने राज्य में कंपनी की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी। तो इससे क्या होता था कि जो भारतीय राजा होते थे उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी और वे कंपनी पर निर्भर हो जाते थे। फिर यहाँ देखिए, इसी में है राजनीतिक कारणों में, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी थी अंग्रेज़ों ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र नहीं बैठ सकता गद्दी पर, क्योंकि वो दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। तो ये भी एक राजनीतिक कारण है। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है, डलहौजी ने अपने व्यपगत के सिद्धांत को हम लोग हड़प की नीति भी कहते हैं। डलहौजी की हड़प की नीति या व्यपगत का सिद्धांत, इसका पालन करते हुए सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध को 1856 में अपने अधिकार में ले लिया था, यानी इसका विलय कर लिया था। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति का पालन करते हुए इन सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी ब्रिटिश राज में मिला लिया था। तो इससे भी जो भारतीय राज्य थे वो काफ़ी गुस्से में थे। इसके अतिरिक्त ये है कि ये देखिए, पेशवा जो थे नाना साहब, उनकी पेंशन भी रोक दी गई थी, उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी एक राजनीतिक कारण था, इस कारण विद्रोह हुआ। तो ये मैंने अभी आपको राजनीतिक कारण बताया है। अब यहाँ पे सामाजिक कारण की बात करें हम, सामाजिक और धार्मिक कारण को एक में हम लिख सकते हैं। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे, भेदभाव बहुत ज़्यादा करते थे, उल्टे सीधे शब्द बोलते थे, उनके साथ एक जानवरों जैसा बर्ताव करते थे अंग्रेज। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। भारत में तेज़ी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेज़ों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर 1850 में धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम पारित हुआ। 1850 में धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम पारित हुआ और इसके द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले को, जो भी भारतीय थे ईसाई धर्म अपना लेते थे, उनको पदोन्नति मिल जाती थी, यानी प्रमोशन मिलता था नौकरी वोकरी में। समझ रहे हैं? 1850 में धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में,
और इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा उसको पैतृक संपत्ति में यानी पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा, और ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को पदोन्नति भी दी जाएगी, यानी कि उनको प्रमोशन भी मिलेगा। तो भारतीयों को लगा कि इससे हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज। तो भारतीय काफ़ी गुस्से में आ गए। उनको लगा कि ये हमको लालच दे रहे हैं और हमारे धर्म के कई लोग कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो जो कुछ भारतीय थे वे इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। वही चीज़ है, भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। जो अंग्रेज होते थे वे भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति की आलोचना करते थे, उसको हीन बताते थे। कहते थे कि ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म मतलब इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, ये ठीक नहीं, आप लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाइए। तो इस तरह वो लोग बहुत ज़्यादा बुराई करते थे अन्य धर्मों की। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हो रही हैं। सती प्रथा 1829 में, आप जानते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने 1829 में। कन्या भ्रूण हत्या पे 1795 और 1804 में प्रतिबंध लगा। इन प्रथाओं को समाप्त करके और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। इन सभी चीज़ों से संबंधित कानून इन्होंने पारित किए अंग्रेजों ने, तो भारतीय समाज का एक वर्ग बहुत ज़्यादा इनसे गुस्से में आ गया। वो सोचने लगा कि ये अंग्रेज हमारे धार्मिक और सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं, हमारी परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। हालांकि ये सारे सुधार अच्छे उद्देश्य के लिए किए गए थे। भाई, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1829 में, ठीक किया गया। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक किया गया। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि लोग उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उसमें परंपरागत रूढ़िवादी समाज था। तो उनको लगा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। तो लोग बुरा मान गए। फिर शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। मतलब अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाया जा रहा था सारी चीज़ें, तो अंग्रेजी भाषा में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। तो लोगों को लगा कि ये हमारी भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा या उर्दू फारसी है, उसको धीरे धीरे ये मिटा रहे हैं और अंग्रेजी हम पर थोप रहे हैं। कुछ भारतीयों को ऐसा लगा। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। रेलवे का जब विस्तार हुआ तो लोगों ने सोचा कि अंग्रेज हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा संसाधन अपने देश में लेकर जा रहे हैं। और वास्तव में ऐसा ही कर रहे थे अंग्रेज। अगर उन्होंने रेलवे का विकास किया तो अपनी भलाई के लिए किया, टेलीग्राफ का विकास किया तो अपनी भलाई के लिए किया। तो ये सारे कारण थे। तो अभी तक हम लोगों ने राजनीतिक और सामाजिक एवं धार्मिक कारण पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं और कारण। अगला कारण है आर्थिक कारण। अब देखिए, जरूरी नहीं जितना मैं दे रहा हूँ इतना आप सब लिखिए, कुछ लिखिए। इतना पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ याद रहेगा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। ये ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीतियाँ थीं। इनके द्वारा इन नीतियों का प्रयोग करके अंग्रेज भारतीयों से कर वसूलते थे, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था। इसके द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया अंग्रेजों ने। व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने लाभ को पहले देखती थी, उसके लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार थी। अगर भारतीयों का शोषण करना है तो शोषण भी करती थी, यानी कि वो अपने आर्थिक लाभ को केंद्र में रखती थी। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग और किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। यानी कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया अंग्रेजों ने, यानी कि भारतीयों पर प्रेशर डाला, दबाव डाला कि आप लोग वाणिज्यिक फसल उगाइए। वाणिज्यिक फसल यानी व्यापारिक फसलें जैसे कहवा हो गया, चाय हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, नील हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया। इन सब की खेती अंग्रेज करवाते थे। तो जब इन सब की खेती करने लगे भारतीय किसान, तो जो धान, गेहूँ, चावल
या जो भी मक्का वगैरह था, इन सब में कमी आ गई, यानी खाद्यान्न में कमी आ गई और फिर भुखमरी बढ़ने लगी, और अकाल पड़ने लगे। तो इससे भी भारतीय जनता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और वो अंग्रेज़ों से घेरा करने लगी। ये तो आर्थिक कारण हो गया। अब प्रशासनिक कारण भी था, इससे भी भारतीय जनता काफ़ी नाराज़ थी अंग्रेज़ों से। क्या था देख लेते हैं। अंग्रेज़ों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया गया। अंग्रेज़ों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई भारतीयों के साथ। हम लोग को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे और हम लोग को मानते थे कि हम लोग उच्च पद पे पहुंचने लायक नहीं हैं। ये देखिए, उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घकालिक व खर्चीली थी, अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे। अब अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था बहुत ही खर्चीली थी, अन्यायपूर्ण थी, एकदम पक्षपातपूर्ण। अंग्रेज अपने ही पक्ष में सारे फैसले देते थे। कोई भारतीय अगर जज बन गया तो वो किसी अंग्रेज के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था। बहुत सारी ऐसी कानून उसमें थे। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किले से बाहर कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। तो ये सब कारण थे प्रशासनिक कारण में। इसके कारण भी भारतीय जनता काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थी अंग्रेजों से। तो राजनीतिक हो गए, धार्मिक सामाजिक हो गए, प्रशासनिक हो गए, आर्थिक हो गए। अब सैनिक कारण देख लेते हैं। सैनिक भी नाराज़ थे काफ़ी ज़्यादा। सेवा में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था, यानी कि 5 भारतीय सैनिक होते थे तो 1 अंग्रेज सैनिक होता था। सैनिक सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे। साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। कोई भी भारतीय कितना भी योग्य क्यों ना हो, उससे ज़्यादा सूबेदार पद तक स्थापित किया जाता था। सूबेदार से बड़ा पद नहीं दिया जाता था भारतीयों को, और बर्ताव भी उनके साथ थोड़ा अलग टाइप से किया जाता था, मतलब बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय समुद्र पार किसी भी स्थान पर सैनिकों को भेजा जा सकता था, और यह भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जिसे 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पारित करवाया, जिसको बोलते हैं सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम या सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये पारित करवाया। और इसके द्वारा ये कहा गया कि किसी भी भारतीय सैनिक को समुद्र के पार कभी भी भेजा जा सकता है युद्ध करने के लिए। और भारतीय धर्म में ऐसा माना जाता है कि समुद्र पार करना धर्म विरोधी है। भारतीय समाज या धर्म में उस समय मान्यता ये थी कि हम लोग को समुद्र नहीं पार करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि चूँकि आप लोग सैनिक हो तो आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी युद्ध करने के लिए तो भेज सकते हैं हम लोग। तो कुछ भारतीय नाराज़ हो गए कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, हम समुद्र पार नहीं करेंगे। तो ये भी एक कारण था नाराज़गी का। फिर इसके अलावा 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा सैनिकों को भी पत्र पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों का हनन था। मतलब सैनिक पहले क्या करते थे, इनको स्टाम्प नहीं खरीदना पड़ता था। पत्रों पर जो स्टाम्प लगाया जाता है, जिसके लिए पैसा देना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, पहले सैनिक इससे मुक्त थे। लेकिन 1854 में कानून आया डाकघर अधिनियम, और उसमें ये कह दिया गया कि सैनिक भी अब स्टाम्प खरीदेंगे। तो यानी सैनिक भी पैसे देंगे तभी तो उनको मिलेगा। तो ये एक प्रकार से सैनिकों के विशेषाधिकारों का हनन था। तो इससे भी सैनिक गुस्से में आ गए। अब इसका लास्ट कारण देखते हैं, तात्कालिक कारण। अंतिम कारण है इसका तात्कालिक कारण। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई, जो बंगाल में सेना थी उसमें यह अफवाह फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा।
मतलब हुआ ये कि दिसंबर 1856 में सरकार ने एक नई बंदूक लाई, उसको बोलते हैं न्यू एनफील्ड राइफल। पहले कौन सी बंदूक यूज़ होती थी? तो पहले यूज़ होती थी ब्राउन बेस। बाद में कौन सी बंदूक आई? न्यू एनफील्ड राइफल। तो न्यू एनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते थे, जो गोली होते थे, उस गोली के ऊपर एक खोल लगा होता था। उस खोल को दांतों से काटना पड़ता था और वो कहा जाता था कि गाय और सूअर की चर्बी से बना होता है। तो सूअर चूँकि मुस्लिम धर्म में वर्जित है और गाय तो हमारी माता है हिंदू धर्म में, तो हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए इससे और विद्रोह भड़क उठा। तो ये तात्कालिक कारण था, गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग जो था ये तात्कालिक कारण था। हालांकि कारण मैंने आपको बता ही दिया कि प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब बहुत पहले से ही ये सारे कारण इकट्ठे होते जा रहे थे और अचानक फूट गया। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने किया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब 29 मार्च 1857 को सबसे पहले विरोध किसने किया? मंगल पांडे ने। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फिर उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई। जब इनको सज़ा दे दी गई तो भारतीय लोग और भारतीय सैनिक भड़क गए और 10 मई, यहाँ देखिए मिनट नहीं होगा, 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बीदार, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोलियां बरसा दी और विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2-3 वर्ड आपके, जैसे यहाँ मिनट नहीं मई होगा, यहाँ चर्बीदार कारतूस होगा। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया भारतीय सेना ने और अपने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। जो भी उनके सैनिक, उनके भाई बंधु बंद थे जेल में, उनको छुड़ा लिया और फिर विद्रोह मेरठ से शुरू हो गया। मेरठ से लोग दिल्ली गए, फिर धीरे धीरे लखनऊ, कानपुर, झांसी, सब जगह विद्रोह फैल गया। तो ये 1857 की क्रांति के कारण थे, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सैनिक, तात्कालिक, सारे कारण मैंने बता दिए। अब एग्ज़ाम में जैसा भी पूछा जाता है, अगर लघु में पूछता है तो 1-2 कारण पूछेगा, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो उसमें आपको सारे कारण बताने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।